आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, वीरों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमकेएस क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हमने आपको पहले पहल में आकर के एक शायरी ही सुनाया जो कि हमारे जो वीर शहीद हैं उनके ऊपर। और जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज हमारा स्वतंत्र भारत 74वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया है और इसी पर हमने आपको एक शायरी सुनाया, ठीक है ना। तो चलते हैं। जैसा कि आज सब लोग को एक बात की दुख भी होगी कि ऐसा आज पहली बार हुआ है जो भारत देश आज़ाद होने के बाद भी बच्चे स्कूल पर अनुपस्थित रहे, क्योंकि इस समय कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है बच्चे आज लड्डू भी नहीं पाए होंगे, तो हम लड्डू आप लोग को दे भी नहीं सकते उतने दूर से, लेकिन चलिए मान लेते हैं, मैथ है मेरा, मैथ में हर चीज़ मान ही लिया जाता है, तो मान लिया जाता है हमने लड्डू खा ही लिया है। तो आइए चलते हैं आज 11वीं कक्षा के गणित, और हम लोग पढ़ रहे हैं अनुक्रम एवं श्रेणी, उसमें समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें से प्रश्नावली 9E के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने क्लास को क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 30 है। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 30 है, उसका मध्य पद ज्ञात करो, ठीक है ना। तो पहला चीज़ हमें ना तो प्रथम पद पता है ना तो सार्वधातुक पता है, तो पहला फॉर्मेलिटी हम लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये हुआ, सार्वधातुक डी है। इतना बात तो क्लियर है, ये चीज़ तो मेरा फॉर्मेलिटी है। अब इसके बाद क्या रहा कि 15 पदों का योगफल S15 बराबर 30। कहाँ से भैया, ये चीज़ हमें दिया है। अब क्या करना है, सूत्र क्या होता है, फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों के योगफल का सूत्र है, हमें 15 पदों का करना है, तो n के जगह पर 15 होगा, S15। जरा सा देखिएगा, n था तो n था, n को 15 कर दिया तो 15/2 हो गया, 2a हो गया, n के जगह पर 15 -1 और d। और यहाँ से 15 पदों का योगफल कितना मेरे पास भैया 30 है, तो 30 और इधर आएगा तो 2 कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। ट्रांसफ़र करेंगे तो अंश हर अंश हो जाएगा। और इसके बाद 2a 15 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारे पास 14d बचेगा। अब इसको हल करेंगे, 15 करने में 15 दूना 30, और इस प्रकार से 2 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा ना। और यहाँ 2 कामन ले लीजिए तो क्या बचेगा a प्लस 7 दूनी 14, 2 करने में 2, 2 दूना 4। इस प्रकार से आपने एक संबंध पा लिया, a प्लस 7d बराबर 2। अच्छा, a प्लस 7d कैवा पद होगा भैया, a प्लस 7d 8वां पद होगा, तो T8 इक्वल हो गया, आपने पा लिया 2 पा लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 15 पद हैं, ठीक है ना। कितने पद हैं 15, तो 15 में क्या होगा कि 15 मतलब 14 धन 1, ठीक है ना। अगर हम इसको दूसरे भाषा में समझने का प्रयास करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमने 15 तक गिनती लिखा। हमने कहा बताओ भैया मध्य पद इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये 7 इधर से छोड़ दीजिए और इसके बाद में 7 लोगों को इधर से छोड़ दीजिए, तो भाई देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 7 इधर से छोड़ दीजिए, 7 उधर से छोड़ दीजिए, तो मध्य पद हमारा कौन सा होगा 8 ही होगा। तो हमसे क्या पूछा है, उसका मध्य पद ज्ञात करो। तो प्रश्नानुसार इस चीज़ को मैं डायरेक्टली ले दे रहा हूँ कि प्रश्नानुसार हमें क्या करना भैया, उसका मध्य पद, तो मध्य पद बराबर कौन सा पद होगा भैया 8वां पद, और 8वां पद हमारे पास कितना आया है 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
ठीक है ना। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को मैं समराइज कर दे रहा हूँ। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 30 है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक समांतर श्रेणी है जिसमें 15 टर्म इंक्लूड किए गए हैं और उन्हीं 15 टर्म्स के योग ले लिए गए हैं और उनको जोड़ने पर दे दिया गया है 30 है। उसका मध्य पद ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, फर्स्ट में हमने क्या किया कि एपी का प्रथम पद और सार्वंतर मैंने सपोज कर लिया ए और डी है, और इसके बाद में दिया गया है 15, ठीक है ना। टर्म का जो सम है वो 30 है। अब ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया और इसके मान को रखते हुए चले गए। एट लास्ट वी गेट a + 7d इक्वल टू, और जो a + 7d है वही 8वां टर्म होगा, तो 8वां पद कितना हो गया, 2 हो गया। और इस प्रकार से इसका मध्य पद का मतलब 8वां पद, और 8वां पद कितना मेरे पास है भैया, 2 है। इतना बात तो सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 8। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट पहले हम लोग लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको, ठीक है ना, लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। एक मार्कर कहाँ गया। कह रहा है कि 5 और 26 के बीच, 5 और 26 के बीच, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए, ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम, प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए, समांतर श्रेणी बन जाए। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जाएंगे तो 2-3 क्वेश्चंस इसी पर हैं आधारित। तो एक सवाल समझने का प्रयास करिए, उसके बाद शेष आप स्वयं लगाएंगे या तो हम लगवा ही देंगे। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है उसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 5 और 26, 2 छोर पर 5 और 26, और उसके बीच में 5 संख्याओं को शामिल कर देते हैं। तो मान लिया 5 और 26 के मध्य 5 संख्याएं, ठीक है ना, A1, A2, A3, A4, A5 है, जिससे पदों की संख्या n इक्वल कितना हो जाएगा। 5 और 26 तो 2 हइये हैं और उनके बीच में 5 लोगों को शामिल कर लेंगे तो 5 और 2 कितना होता है, 7। तो n बराबर हो गया 7। प्रथम पद कितना होगा, 5 सबसे पहले होगा, प्रथम पद a बराबर 5, और अंतिम पद कितना होगा, 26 होगा, क्योंकि 5 और 26 के बीच का है तो पहले 5 रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, लास्ट में 26 रहेगा। इतना बात तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब फार्मूला क्या होता है, L इक्वल A + n-1 इंटू डी होता है। L का मान 26 है और A का मान 5 है, और n कितना है, 7 - 1, और D हमारे पास अज्ञात है। इसको थोड़ा हल करेंगे तो 26 और ये प्लस से इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6D हो जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं, एक काम करिएगा, सवाल में कुछ त्रुटि भी है,
सवाल आपकी किताब में गलत प्रिंट हो गया, मुझे ध्यान आ गया क्योंकि मैं बार बार पढ़ाता हूँ इस चीज़ को। तो वहाँ 5 के जगह पर आप लोग 8 कर लीजिए, तब सवाल आपका सही हो। किताब में हालांकि गलत ही प्रिंट टाइप किया गया है, 8 और 26 कर लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ भी आपके पास 8 ही होना चाहिए। अब यहाँ से कितना होगा, 26 माइनस 8, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6D हो जाएगा। और इसके बाद में यह 6D बराबर 16 में से 8 गया, 8 बचेगा और 1 हो जाएगा, 6 करने में 6, 6 त्रिक 18। और इस प्रकार से D का मान हम लोगों ने पा लिया, 3 पा लिया। इतना बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत, सार्वंतर हो गया। अब ये जो 5 और 26 के बीच में हम लोग 5 पदों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो 5 प्रथम पद होगा, A1 द्वितीय पद होगा, A2 तृतीय पद होगा, A4 चतुर्थ पद होगा, सॉरी A3। अरे भाई 5 और 26 है, ये 5 हो गया और ये 26 हो गया, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। इतना बात तो क्लियर है। अब हमें इन्हीं को, ठीक है ना, मतलब 5 और 26 के बीच में इन्हीं संख्याओं को हमने इंक्लूड किया है और हमें इस प्रकार से इंक्लूड करना है, शामिल करना है कि वो सीरीज हमारा AP में हो जाए। तो AP के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो अगर हम लोग A1 करें तो A1 हमारे पास जो होगा वो T2 होगा, दूसरा पद होगा, और T2 का मतलब A प्लस D होता है, और A का मान 5 है और D का मान कितना है, 3 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। इस प्रकार से A1 को हमने हासिल कर लिया, कितना कर लिया भैया, 8 कर लिया। अब जब A2 करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 8 में 3 जोड़ देना है, 11 हो जाएगा। A3 करेंगे तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। A4 जो करेंगे 14 3 17 हो जाएगा। A5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्राप्त अनुक्रम हमारा होगा वो होगा, क्या होगा, 5। A1 का मान कितना निकाला, 8। A2 का मान कितना निकाला, 11, ठीक है ना। A3 का मान कितना हमने निकाला, 14। A4 का मान हमने कितना निकाला, 17। A5 का मान कितना निकाला, 20। और एट लास्ट हमारे पास कितना है भैया, 26 है, ठीक है ना। तो कुछ त्रुटि दिख रहा है क्या, 5 3 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 3 20, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर हो जाए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, गलती ये है भैया कि हमारे पास तो 8 है ना, और हमने किसको माना है, 5। तो यहाँ एक काम करिए, थोड़ा सा गलती हो चुका है, यहाँ 8 कर लीजिए क्योंकि सवाल भाई मिसप्रिंट है, मैं 5 मान करके ही लगा रहा था। तो यहाँ 8 कर लेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 11 हो जाएगा। और 11 और 3 कितना होगा, 14 होगा। 14 3 कितना होगा, 17 होगा। 17 और 3 कितना होगा, 20 होगा। और 20 और 3 कितना होगा, 23 होगा। और एट लास्ट कितना आपके पास, 26 है, ये है। तो इस प्रकार से प्राप्त अनुक्रम हमारा कौन सा हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिएगा, 5 के जगह पर 8 उसको कर लीजिए, मिसप्रिंट है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। भैया वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर और कर दिया कीजिए, साथ साथ आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं कि सर जी का ऐसा ना हो कि कहीं लाइक ज़्यादा पा लें। आप लोग अपना काम भी बना लेते हैं और एक लाइक भी नहीं कर सकते हैं। अरे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो आप लोग डिसलाइक कर दीजिए मुझे, ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे कुछ और बेहतर करना पड़ेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि यदि x y z समांतर श्रेणी में हो, यदि x, y, z, ठीक है ना, समांतर श्रेणी में हूँ, समांतर श्रेणी में हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है कि और x तथा y का समांतर माध्य, और x तथा y का समांतर माध्य
x तथा y का समांतर माध्य ए तथा y और z का तथा y और z का समांतर माध्य b हो तो सिद्ध कीजिए कि a तथा b का समांतर माध्य y होगा। अच्छा सवाल है, समझने का प्रयास करिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कंफर्म है आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। कह रहा पहला देखिए, इसमें 3 प्रतिबंध है। एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में हूँ, इस चीज़ को मैंने घेर दिया। एक्स वाई का समांतर माध्य ये है, वाई जेड का समांतर माध्य बी है, और हमें दिखाना है कि ए और बी का समांतर माध्य वाई होगा। तो जितना मैंने गोला पारा उतना काम आपको करना है। तो आइए एक एक करके सभी गोले को हम पूरा करते हैं। हल में क्या है कि लिखेंगे चूँकि x, y, z आर इन AP मतलब x, y, z समांतर श्रेणी में है। अपने मन से हमने नहीं किया है, अकॉर्डिंग और क्वेश्चन से, ठीक है ना। क्वेश्चन सेज दैट x, y, z आर इन AP, तो इस कंडीशंस में मैंने इस चीज़ को फॉलो किया और लिखा। अगर हमारे पास x, y, z समांतर श्रेणी में होंगे तो उस दशा में हमको पता है कि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। इस कंडीशंस में क्या होगा, T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, ये चीज़ तो सबको पता है। अब इसके बाद क्या होगा, T2 का मान कितना है y, और T1 का मान कितना है x, T3 का मान कितना है z, और T2 का मान कितना है y। ये T1 है, ये T2 है, T3 है। अब क्या होगा, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा, तो y प्लस y हो गया। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस x प्लस z होगा, और y कितना हो जाएगा 2y x प्लस z, और इस प्रकार से आपने एक संबंध पा लिया y का मान x प्लस z बाई 2। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम इस चीज़ को अब डायरेक्टली लिखने वाले हैं क्योंकि बोर्ड अभी भर सकता है मेरा। तो इस चीज़ को मैं मिटा करके मैं डायरेक्टली इस चीज़ को लिख रहा हूँ। अब x, y, z आर इन AP, इसलिए y इक्वल x प्लस z बाई 2 हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद में अगला स्टेटमेंट मेरा ये कह रहा है कि x y का समांतर माध्य ये है, ठीक है ना, x तथा y का समांतर माध्य। अब एक काम करते हैं, दिस एम्प्लाइज, ठीक है ना, चूंकि x तथा y का समांतर माध्य a है, समांतर माध्य अगर ये होगा तो a बराबर x प्लस y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया a का मान, तथा y और z का समांतर माध्य कितना है भैया b है। तो इसलिए कितना हो जाएगा b इक्वल y प्लस z बाई 2 हो जाएगा। हमने b की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। हमें दिखाना है कि a और b का समांतर माध्य y होगा, तो पहले हम लोग a और b का समांतर माध्य निकाल लेते हैं। अब a व b का समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य am, अर्थमेटिक मीन a प्लस b बाई 2 होगा। इतना बात तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b का मान इस संबंध में रखेंगे। तो am इक्वल a का मान कितना है x प्लस वाई बाई 2, x प्लस वाई बाई 2, और b का मान y प्लस z बाई 2, और सबका y कितना हमारे पास है भैया 2 है। अब यहाँ से क्या होगा, am इक्वल
इन दोनों का हर बराबर है तो इनके अंश आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ से 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा am इक्वल x प्लस, ठीक है ना, z, x प्लस z और y कितना हो जाएगा 2y/4। हमें दिखाना है a और b का समांतर माध्य y होगा, मतलब कहीं ना कहीं हमें इस संबंध को इस संबंध को हमें फॉलो करना पड़ेगा x प्लस z। तो काम करते हैं भैया, यहाँ से हो जाएगा am इक्वल, एक काम करते हैं इसको हम लोग 2y ही रहने देते हैं, x प्लस z प्लस 2y का मान कितना है 2y का मान x प्लस z और y में कितना चल रहा है 4 चल रहा है। इसके बाद क्या होगा दिस एम्प्लाइज am इक्वल x 2x और z कितना हो जाएगा 2z/4। सब में से क्या कॉमन चल रहा है, सब में से 2 कॉमन चल रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा am इक्वल x प्लस z और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। और आप बताइए, ठीक है ना, x प्लस z/2 हम लोगों ने पाया, ठीक है ना, x प्लस z/2 पाया। और क्या हम लोग इसी चीज़ को इतना नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और यही हमारे पास y हो गया और प्रूव्ड हो गया। आइए एक बार पुनः इस क्वेश्चंस को हम समराइज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा, ठीक है ना, समझने का केवल फेर है, उसके बाद तो क्वेश्चंस आप लोग लगा ही ले जाएंगे। बस एक बार समझ लीजिए, एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, पहले स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये समांतर श्रेणी में होंगे तो एक संबंध हम लोग लिख सकते हैं 2y इक्वल एक्स प्लस जेड, और इसी चीज़ को लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड, 2 का गुणा 2 का भाग हो गया, ठीक है ना। तो y इक्वल हम लोगों ने पाया एक्स प्लस जेड/2। x और y का समांतर माध्य ये है, तो इस कंडीशंस में a इक्वल एक्स प्लस y/2 लिख सकते हैं। y और z का समांतर माध्य b है, तो y प्लस z/2 लिख सकते हैं। इसके बाद a और b का समांतर माध्य हम लोगों ने निकाल लिया, a प्लस b/2। a का मान जो था वो रखा, b का मान रखा, हर बराबर हैं तो उनके अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और x प्लस जेड y/2y हो जाएगा। और 2y का मान कितना है, x प्लस जेड है, x 2x z 2z हो जाएगा, 2 सब में से कॉमन हो गया, तो उस कंडीशंस में x प्लस जेड/2 हो गया। और इसी x प्लस जेड/2 के मान को ही हम लोग y रख सकते हैं, और यही मुझे प्रूव भी करना था। इतना बात तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस में, नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं 9th में। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 9th में 2 क्वेश्चन है, 9A और 9B। तो आइए 9A और 9B देख लेते हैं। 9A हमारे पास जो है वो कितना कह रहा है कि यदि A और B का समांतर माध्य, यदि A और B, यदि A और B का, यदि A और B का समांतर माध्य, यदि A और B का समांतर माध्य a टू पावर n प्लस b टू पावर n होल बाई a टू पावर n माइनस 1 प्लस b टू पावर n माइनस 1 है, तो n का मान क्या होगा, तो n का मान क्या होगा, तो उसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a और b का समांतर माध्य a टू पावर n प्लस b टू पावर n होल बाई a टू पावर n माइनस 1 प्लस b टू पावर n माइनस 1 है, तो n का मान। तो आइएगा, चलिए चलते हैं, आइएगा a और b का समांतर माध्य,
बराबर क्या होगा भैया, a प्लस बी बाई 2 होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दे दिया गया इसका समांतर माध्य, उस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं a टू पावर n प्लस बी टू पावर n होल बाई a टू पावर n माइनस 1 प्लस बी टू पावर n माइनस 1 इक्वल a प्लस बी बाई 2। ए और बी का समांतर माध्य इतना दे दिया गया था और हमने समांतर माध्य के फार्मूले को अप्लाई किया और इसका मान रख दिया। इतना बात तो क्लियर है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आइए चलते हैं। 2 ठीक है ना, हो जाएगा 2a टू पावर n प्लस 2b टू पावर n इक्वल, ठीक है ना, दूसरे भाषा में अगर लिखना चाहें तो 2a टू पावर n प्लस b टू पावर n इक्वल a प्लस b और एक ब्रैकेट में होगा a टू पावर n माइनस 1 प्लस b टू पावर n माइनस 1। इतना बात तो क्लियर है। अब हम सबका घमासान अंदर करते हैं। घमासान का तात्पर्य है कि भैया गुना करना, तो होगा 2a टू पावर n प्लस 2b टू पावर n इक्वल a इंटू a टू पावर n माइनस 1 प्लस a b n माइनस 1 प्लस b इंटू ए एन माइनस 1 प्लस b इंटू बी टू पावर n माइनस 1। इतना बात तो क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि इसके पावर कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। और आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा a टू पावर m इंटू ए टू पावर n इक्वल a के पावर m प्लस n। तो इस सिचुएशन में इसको हम लोग इतना आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ से अब क्या होगा 2a टू पावर n प्लस 2b टू पावर n इक्वल, अब यहाँ से क्या होगा a टू पावर n माइनस 1 प्लस 1, समान आधार तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। ab टू पावर n माइनस 1 प्लस b a टू पावर n माइनस 1 प्लस, ठीक है ना, यहाँ से भी इनके पावर आपस में जुड़ जाएंगे। यही आपका है, ठीक है ना, a टू पावर m इंटू ए के पावर अगर n होगा तो उनके पावर आपस में जुड़ जाएंगे। दूसरा चीज़ है, अगर इस चीज़ में लिखा a टू पावर m माइनस n तो a टू पावर m इंटू ए टू पावर माइनस n, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं a टू पावर n। निगेटिव पावर है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही सब है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो बी है उसको लिख लीजिएगा, आप लोग लगाएंगे इसी का, और अगले वीडियो में हम आपको समझा भी देंगे। क्वेश्चन यही है, यदि ए और बी का समांतर माध्य a टू पावर n प्लस 1 प्लस b टू पावर n प्लस 1 होल बाई a टू पावर n प्लस b टू पावर n है तो n का मान ज्ञात कीजिए। 9b का ये क्वेश्चन है, आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, इसी प्रकार से लगाना है। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर हल कर ले थोड़ा सा इसको हम लोग तो 2a टू पावर n प्लस 2b टू पावर n इक्वल माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल a टू पावर n केवल बचेगा प्लस ab टू पावर n माइनस 1 होगा। इसके बाद क्या होगा प्लस b a n माइनस 1 होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b टू पावर n होगा। इतना बात तो स्पष्ट है। समझ लीजिए घातांक का सवाल पढ़ रहे हैं आप लोग। अब a टू पावर n b टू पावर n को ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि इधर बिरादरी वाले हैं। तो यहाँ से 2a टू पावर n प्लस 2b टू पावर n माइनस a टू पावर n प्लस तो माइनस b टू पावर n इक्वल a b टू पावर n माइनस 1 b a टू पावर n माइनस 1। इतना बात तो क्लियर हो जाना चाहिए सबको। चलिए इसके बाद चलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा कैमरामैन जो मेरा भैया आज वो सुसुप्त अवस्था में बैठा हुआ है। आइए इसके बाद चलते हैं। यहाँ ट्वाइस टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो ट्वाइस टाइम में से 1 टाइम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 1 टाइम क्या बचेगा a टू पावर n बचेगा। और इसके बाद में b टू पावर n ट्वाइस टाइम b टू पावर n 1 टाइम प्लस माइनस घटेगा तो ट्वाइस टाइम में से 1 टाइम निकाल देंगे तो 1 टाइम तभी बचेगा b टू पावर n बचा। इसके बाद क्या होगा इक्वल a b टू पावर n माइनस 1 और प्लस b a टू पावर n माइनस 1। भैया कुछ मैंने किया नहीं, इसको हल करके a टू पावर n कर दिया, इसको हल करके b टू पावर n कर दिया और इसके बाद सारे पद को हूबहू ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें a टू पावर n है और इसके बाद में इस चीज़ को हम लोग लिखने वाले हैं। अब क्या, इसी बात पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो चिंता करने की कोई बातें नहीं है।
हमें क्या करना है, n का मान बताना है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग a टू पावर n और इसको इधर बुला लेते हैं, तो माइनस होगा b a टू पावर n माइनस 1 a b टू पावर n माइनस 1 प्लस है तो b टू पावर n उधर माइनस होगा। अब है भैया a टू पावर n ऐसे रहने दीजिए, b a टू पावर n इंटू a टू पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। हमने इस घात को अलग कर दिया। अरे भाई अगर a के पावर m प्लस n है तो क्या हम लोग इस चीज़ को a टू पावर m इंटू a टू पावर n नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर माइनस होता तो यहाँ भी क्या होता, माइनस होता। जैसा कि आप लोग को दिख रहा माइनस है तो इसको हमने a टू पावर n इंटू a टू पावर इनवर्स लिख लिया। इसके बाद में सेम प्रोसेस उधर भी होगा, a b के पावर n इंटू b पर इनवर्स माइनस b टू पावर n। इतना बात तो क्लियर है। अब a टू पावर n दोनों में से हो गया कॉमन, मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, माइनस b इनवर्स है तो नीचे आएगा तो प्लस घात हो जाएगा, b टू पावर n हो गया और यहाँ क्या बचा, a बचा और उसके बाद में बाई b हो जाएगा, a बाई b माइनस 1 बाई 1 होगा। अब इसके बाद a टू पावर n क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस b और बाई में a b टू पावर n a b, ठीक है ना, b और इस चीज़ से इसको कैंसिल कर दिया, a टू पावर n बाई a इक्वल b टू पावर n बाई b। अब ध्यान दीजिएगा बड़ी आसान सी बात होगी। अब इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं a टू पावर n माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं क्या, b टू पावर n माइनस 1। कैसे लिख सकते हैं, पावर 1 है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव समान आधार तो घात जुड़ जाएंगे। अब कहेंगे सर जी प्लस क्यों नहीं आप लगाए, क्योंकि वो घात नेगेटिव है तो नेगेटिव घात लगा है। इसमें 1 का गुणा कर दे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हाई गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, b टू पावर n माइनस 1 इक्वल 1 कर दिया। इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसे हम a b होल टू पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं और 1 को हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी होल टू पावर 0। किसी भी नंबर्स के ऊपर 0 पावर होने से उसका मान 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा इसका आधार समान है तो उनके घात भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसको लिख सकते हैं समान आधार के घातों की तुलना करने पर, अगर समान आधार के घातों की तुलना करेंगे, समान आधार के घातों की तुलना करने पर n माइनस 1 इक्वल 0, तो इस कंडीशन में n इक्वल कितना आप लोगों ने पा लिया, 1 पा लिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए इतना बात तो समझ में आ गया ना, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। एक बार पुनः समराइज केवल कर दे रहे हैं, a और b का समांतर माध्य, ठीक है ना, a और b का समांतर माध्य कितना होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा और इसका समांतर माध्य दिया गया है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सब कुछ घातांक का नियम फॉलो किया। देखिए घातांक का नियम अगर आपको याद होगा, समझ में आया होगा तो इस चीज़ को भी फॉलो कर ले जाएंगे। देखिए कौन कौन सा नियम लगा, यही आपका है, ठीक है ना, a टू पावर m इंटू a के पावर अगर n होगा तो उनके पावर आपस में जुड़ जाएंगे। दूसरा चीज़ है, अगर इस चीज़ में लिखा a टू पावर m माइनस n तो a टू पावर m इंटू a टू पावर माइनस n, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं a टू पावर n। निगेटिव पावर है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस यही सब है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो b है उसको लिख लीजिएगा, आप लोग लगाएंगे इसी का और अगले वीडियो में हम आपको समझा भी देंगे। क्वेश्चन से यही है, यदि a और b का समांतर माध्य a टू पावर n प्लस 1 प्लस b टू पावर n प्लस 1 होल बाई a टू पावर n प्लस b टू पावर n है तो n का मान ज्ञात कीजिए। 9b का ये क्वेश्चन है, आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, इसी प्रकार से लगाना है। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।